नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह नीट पर। साथियों, नीट 2024 के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्याग्रह नीट पर जो हमारा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, साथियों उसी के टर्म में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी की एनसीईआरटी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की लाइन बाय लाइन डिकोडिंग किया है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसी चैप्टर के यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं इस चैप्टर के सारे हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा चैप्टर भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकते हैं इस चैप्टर में। इतने क्वेश्चन इनफ हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन यदि आप कर ले रहे हैं तो आसानी से आप इस चैप्टर के लिए कम से कम आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, ठीक है, और सेल्स में जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका जो एक्सचेंज होता है, इनका आदान प्रदान होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका है। ऑप्शन ए हम इसको रिस्पिरेशन कहते हैं, ऑप्शन बी या ब्रीथिंग कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर जाएगा डी। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जो हमने पढ़ा है इससे पहले, ठीक है, पहली लाइन है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का जो पहले इंट्रो दिया हुआ वहाँ पर क्या लिखा है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और जो हमारी बॉडी के सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है, इनका जो एक्सचेंज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, और कॉमनली इसको हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सत्य कथन की पहचान कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले विकल्प की बात करें कि ऑक्सीजन का जो उपयोग है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इनडायरेक्टली किया जाता है उपयोग इसका। ठीक है, तो ये लाइन भी सही है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं हम, इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करें अगली लाइन है, ठीक है, अगला विकल्प जो है ऑप्शन बी, जो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो बिल्कुल एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस में होता क्या है कि जो हम चीज़ें तोड़ते हैं, यहाँ क्या तोड़ रहे हैं? इनडायरेक्टली हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को तोड़ रहे हैं। किसके लिए? बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। हमें क्या चाहिए? एनर्जी, उसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा विकल्प जो दिया है, हमारे जो श्वसन करने का मुख्य उद्देश्य, रिस्पिरेशन करने का मेन पर्पस क्या है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर फेंकना है? ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस की बात करें, ठीक है, बॉडी एक्टिविटी के लिए क्या? एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करना है, हमारा मेन पर्पज होता है रिस्पिरेशन का। ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर फेंक रहे हैं, वो एक स्टेप होता है उसका। ठीक है, ना कि मेन पर्पस है। तो हम इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, सी क्योंकि यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो पहला स्टेटमेंट दी है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज। ठीक है, हम ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पहुंच गए हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म है, उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज, सीलेंट्रेट। ठीक है, चपटे क्रम यानी प्लेटफॉर्म में O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, ये ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही इसका विकल्प है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, जो
अर्थवर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि केचुए जो होते हैं इनमें मॉइस्ट स्किन पाई जाती है, ठीक है, केचुओं में मॉइस्ट स्किन पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि केचुओं में जो मॉइस्ट स्किन नहीं होती है, केचुओं में क्या होता है मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। इंसेक्ट की बात करें रेस्पिरेशन के लिए नेटवर्क ऑफ ट्यूब या फिर ट्रैकियल ट्यूब होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वहीं बात करें एम्फीबियंस की, जैसे मेंढक हैं, ठीक है, मेंढक में क्या होते हैं, क्या मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं? नहीं, मॉइस्ट क्यूटिकल नहीं होते हैं, यहाँ मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही विकल्प की बात करें, सत्य कथन की पहचान करें, तो सही जो इसमें विकल्प हैं ये विकल्प हैं 1 और 3। पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन ए में सही जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कॉलम फर्स्ट का मिलान करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट का जो मिलान है, मैचिंग है, कॉलम सेकंड से करना है। कॉलम फर्स्ट की बात करें एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ए में, ठीक है। बी की बात करें जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, सी की बात करें कॉकरोच, और डी बात करें सीलेंट्रेट्स होते हैं। इनमें जो कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, किन में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म दिए हैं, इनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, पहले दिए हुए एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हमने पढ़ा है कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क इनमें क्या होते हैं स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग होते हैं, ठीक है, जो गिल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग। तो गिल्स यहाँ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स का सही बात करें मिलान जाएगा गिल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि इनमें गिल्स पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें, ठीक है, अब गिल्स की बात करें यहाँ आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन बात करें ए में बात करें ए का सेकंड होगा, ठीक, ए का सेकंड इन दोनों में है, तो पहला और दूसरा तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। इन सी और डी में अब जाएंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ की बात करें, जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, ठीक है, इनमें क्या होता है लंग्स होते हैं, ठीक है, तो लंग्स बी का जाएगा लंग्स में, ठीक है। जो तिलचट्टे होते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच आपको पता होगा ये इंसेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब या फिर ट्रैकियल ट्यूब पाए जाते हैं, ठीक है, तो कौन सा इसमें विकल्प जाएगा, 2 का फर्स्ट होगा, ठीक है, 2 का फर्स्ट होगा बिल्कुल, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट होगा, सी की बात करें सी का फोर्थ होगा, ठीक है। डी की बात करें जो सीलेंट्रेट्स हैं, ठीक है, सीलेंट्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो जो सीलेंट्स अब बात हमने की थी लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, इनमें क्या होता है इनकी बॉडी ऐसी होती है कि ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, इसके थ्रू ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो सीलेंट्रेट्स जाएंगे किसके साथ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जाएगा, ठीक है, विकल्प। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें हमारे शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में कितने एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि कितने जोड़ी अ पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कितने होते हैं, ठीक है, पेयर की बात नहीं हुई है, तो एक पेयर होते हैं यानी 2, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स जो होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं ये नासल पैसेज द्वारा कहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो नासल पैसेज द्वारा ये कहाँ पहुँचते हैं, तो ये पहुँचते कहाँ हैं आप सभी को पता होगा नासल चैम्बर में जाकर के पहुँचते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, नासल चैम्बर में जाकर के पहुँचते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है, अलग से हमें करना भी नहीं है। अब बात करें नासल चैम्बर जो होते हैं ये कहाँ ओपन होते हैं, ठीक है, नासल चैम्बर जो होते हैं ये कहाँ ओपन होते हैं, तो नासल चैम्बर जो हैं ये फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में ओपन होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन रटे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है।
तो नासल पैसेज कहाँ ओपन होते हैं, ठीक है, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। सही विकल्प हो जाएगा एक ग्रसनी, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेरिंग्स की बात करें, ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, बिल्कुल ठीक है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, ठीक है। आहार और वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, दोनों के लिए एक ही मार्ग है, ठीक। कौन? फेरिंग्स। ये कहाँ ओपन होता है? ट्रैकिया में, हाँ बिल्कुल ट्रैकिया में ओपन होता है फेरिंग्स। किसकी सहायता से होता है ये मैं पूछूं तो आपको बताना होगा कि लेरिंग्स रीजन की सहायता से, लेरिंग्स के थ्रू यानी कंठ के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प आ जाएगा, दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। सत्य कथन की पहचान करनी थी तो दोनों ही सत्य हैं। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। बात करें फेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ठीक है। फेरिंग्स क्या एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है? तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने फेरिंग्स के बारे में ये लाइन नहीं लिखी है, ठीक है। ये बात हो रही है लेरिंग्स की, ठीक है। लेरिंग्स की बात हो रही है। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, लेकिन यहाँ फेरिंग्स लिखा, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी ये गलत होगी, ठीक है। ये गलत विकल्प है। बात करें दूसरा स्टेटमेंट जो है, क्या फेरिंग्स एक साउंड बॉक्स है? नहीं, लेरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स नहीं, ठीक है। लेरिंग्स जो होती है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ये दोनों ही लेरिंग्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर फेरिंग्स लिखा है, ठीक है, दोनों गलत हैं। बात करें एपिग्लोटिस जो होती है, ये क्या थिन इलास्टिक बोनी फ्लैप है, ठीक है, अस्थिमय पेटिका है। तो एक चीज आप समझना, जो एपिग्लोटिस है, ठीक है, एपिग्लोटिस की बात करें, एपिग्लोटिस के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है यहाँ पर, इसका डी विकल्प भी देख लें, ठीक है। भोजन जब हम निगलते हैं ड्यूरिंग सोलोविंग, ऑप्शन सी अभी हम छोड़ रहे हैं, ऑप्शन डी देखें, ड्यूरिंग सोलोविंग ऑफ फूड, जो एपिग्लोटिस है ये ग्लोटिस को ढक लेता है, ठीक है। तब क्या होता है, फूड जो होता है फेरिंग से लेरिंग में नहीं जाता है। ये काम होता है किसका? एपिग्लोटिस का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एपिग्लोटिस एक थिन इलास्टिक अस्थिमय फ्लैप है। तो हाँ, थिन जरूर है, इलास्टिक भी है। अब थिन होगी, पतली होगी, इलास्टिक होगी तो बोनी फ्लैप तो नहीं होगी ना, अस्थिमय नहीं होगी। अस्थि होगी तो क्या होगी, वो तो हार्ड होगी ना, थिन थोड़े होगी, इलास्टिक थोड़े होगी, ठीक है, वो थिक होगी, ठीक है, इलास्टिक नहीं होगी, ठीक है, हार्ड होगी। तो यहाँ अस्थिमय पेटी नहीं है, ये अस्थिमय फ्लैप नहीं है, ठीक है, ये उपास्थीमय फ्लैप है, ठीक है, बोनी फ्लैप नहीं, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। कौन? एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, ठीक है, सी भी गलत है इसका, ठीक है। बोनी फ्लैप नहीं है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि एपिग्लोटिस ही ग्लोटिस को ढकती है, ठीक है, ताकि स्वेलोइंग के टाइम, भोजन निगलते टाइम हमारा जो फूड है ये फेरिंग्स से लेरिंग्स में ना जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। सब एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ पर क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी लेकर भी बैठ सकते हैं साथ में, कोई लाइन एनसीईआरटी की हमने नहीं छोड़ी, ठीक है। अब इससे अच्छा रिवीजन शायद ही मैं करा सकता हूँ, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ऑप्शन ए की बात करें, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या 7th थोरेसिक वर्टिब्रेटा में जाकर के लेफ्ट और राइट दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइडेड होती है? तो यहाँ पर थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह बनना चाहिए कि 7th लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा में जाकर के नहीं होती, ये 5th नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रा में जाकर के ये लेफ्ट और राइट दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ब्रोंकाई कई बार डिवाइडेड होते हुए यानी विभाजित होते हुए, मल्टीपल डिवीजन होते हुए ये प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जाकर के लास्ट में क्या होता है, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाकर के ये समाप्त होती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जो बी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। वहीं सी की बात करें, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर सी की बात करें, जो श्वास नली यानी ट्रैकिया है ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई तथा प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स द्वारा संपूर्ण
उपास्थि यानी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस बॉक्स से क्या होती हैं, सपोर्टेड होती हैं। तो बिल्कुल सही आपने देखा होगा, जो ट्रैकिया होती है इसमें सी शेप्ड के रिंग्ड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे जब लेबलिंग कर लें, ठीक है, यहाँ पर फिगर आपको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप फिगर एक ही दो कभी पूछे भी जाएंगे, एक दो फिगर पूछे जाएंगे, तो इतना काम आपको करना है कि आप कम से कम लेबलिंग को ना छोड़ें। ठीक है, जितने भी फिगर हैं उनकी लेबलिंग आप करते रहें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लेंगे। ठीक है, लेकिन लेबलिंग से अगर यदि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप लेबलिंग इतना तो जाने बुक से। ठीक है, तो लेबलिंग करते रहें कम से कम। तो ये जो होते हैं ये सी शेप्ड के होते हैं। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस ये फ्लैप के रूप में होते हैं, ये सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत कौन सा स्टेटमेंट है, ए नंबर की जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट की यहाँ पर बात हो रही, सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही चला जाएगा। बी और सी स्टेटमेंट जो हैं ये दोनों सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई की संरचना के बारे में बात करें, तो एल्वेलाई क्या थिन है, इरेगुलर है, इरेगुलर वॉल्ड होती है। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत पतली, ठीक है, थिन, वेरी थिन, इरेगुलर, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, अब एल्वेलाई की ही यहाँ पर संरचना की बात हो रही है, तो थिन तो है, ठीक, इरेगुलर, वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं। ठीक है, भित्तियुक्त भी होते हैं। ठीक है, भित्तियुक्त वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये ए बी सी डी तीनों होते हैं। ठीक है, इसका सही विकल्प जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, जो हमारा लंग्स होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लंग्स हमारा जो बना होता है ये ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ठीक है, यानी श्वसनी, ब्रोंक्यूल्स और श्वसनिका जिसको कहते हैं। ठीक है, इनके दोनों के द्वारा, और तीसरा जो होता है एल्वेलाई, ये तीनों के द्वारा, इनके ब्रांचिंग नेटवर्क जो होता है तीनों का, इसके द्वारा ही लंग्स का निर्माण होता है। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एबव ऑल। बात करें फेफड़ों का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ठीक हम कर चुके हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ह्यूमंस के जो फेफड़े हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ठीक है, इनमें प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। ठीक है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है कितने लेयर की होती है, तो हमने पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले जो हमारे लंग्स होते हैं ये डबल लेयर प्लूरा से ढके होते हैं। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर की होती है, तो डबल लेयर होगी, इसका सही विकल्प बी जाएगा। ठीक है, डबल लेयर की ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, इनर प्लूरल जो मेम्ब्रेन है ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, बिल्कुल हाँ, इसका सही, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्सचेंज पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, हमने बात की थी, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। यहाँ एक्सचेंज पार्ट की बात हो रही है। जो एक्सचेंज पार्ट होता है ये ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्चुअल डिफ्यूजन साइट्स हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्चुअल डिफ्यूजन साइट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, कौन, एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही विकल्प जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि कितने
स्टेटमेंट सही हैं। तो 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में दिए हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, जो हमारा डोर्सल पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ एक लाइन आप यहाँ थोड़ा मिस कर रहे होंगे, जो डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल लेयर होती है, इसमें प्लूरल फ्लड भरा होता है। ये प्लूरल फ्लड का काम क्या होता है, ये लंग सरफेस में जो लंग की सरफेस में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करें जो डोर्सल पार्ट होता है, ठीक है, यानी पृष्ठ भाग जो होता है हम थोरैसिक चैम्बर का, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, थोरैसिक चैम्बर जो है, ठीक है, इसके फॉर्मेशन की बात हो रही है। इनका फॉर्मेशन ये इसके चार पार्ट होते हैं। चारों पार्ट फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मिलाना है कि कौन से पार्ट किससे बने होते हैं। ठीक है, बात करें पृष्ठ भाग यानी कि डोर्सल जो पार्ट है ये किसका बना होता है, तो पृष्ठ भाग जो होता है यानी डोर्सल पार्ट होता है थोरैसिक चैम्बर का, ये वर्टिबल कॉलम का बना होता है। किससे बना होता है, वर्टिबल कॉलम का बना होता है। ठीक, यानी ए विकल्प जो मिलेगा ये जाएगा 3rd नंबर के। ठीक है, डोर्सल पार्ट का बना होता है, डोर्सल पार्ट जो होता है वर्टिबल कॉलम का बना होता है। ठीक है, जो वेंट्रल पार्ट होता है यानी कि जो वेंट्रल पार्ट है, अधर भाग है, ये स्टेनम का बना होता है। किससे बना होता है, ये स्टेनम का बना होता है। ठीक है, वहीं बात करें जो पार्श्व भाग होता है यानी कि लेटरल पार्ट जो होता है, ठीक है, ये किसका बना होता है, ये रिब्स का बना होता है। ठीक है, यानी पसलियों का बना होता है। वहीं जो निचला भाग होता है ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें चला जाएगा, ये डायफ्राम का बना होता है। ये डायफ्राम कैसे होते हैं, डम शेप के होते हैं। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, पहले का 3rd, ठीक है, पहले का 3rd एक ही विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 1st, ठीक है, वहीं डी का 4th। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, बात करें कंडक्टिंग पार्ट का जो काम है, ठीक है, हमने एक्सचेंज पार्ट की अभी बात की है। ठीक है, अब कंडक्टिंग पार्ट रह गया था। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, ये क्या फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं इसमें, ठीक है, इनको क्लियर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला विकल्प जो है एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। तो बिल्कुल ह्यूमिडिफाई करता है। एयर को क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। तो तीनों ही ये सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा, ए बी सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व स्टेप करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस कब आएगा। ठीक है, हम यहाँ बात करें जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व कुछ स्टेप है, लगभग 5 स्टेप है, हमने बात की थी एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ 4 स्टेप दिए हुए हैं, चारों स्टेप जो स्टेटमेंट हैं, स्टेप हैं, उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। बात करें पहला जो सीक्वेंस है इसका, ठीक है, क्या श्वसन या फुफ्फुसी संवातन पहले होता है। ठीक है, हाँ, जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो पहला स्टेप होता है ये पल्मोनरी ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता क्या है, हम एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर खींचते हैं, हमारे जो एल्वेलाई में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम बाहर फेंकते हैं। तो ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये पहला, ठीक है, पहली चीज होती है। दूसरा जो होता है, ठीक है, एल्वेलियर मेम्ब्रेन के आर पार क्या होता है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है, तो गैसों का डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गैसों का डिफ्यूजन भी होता है। वही बात करें ये दूसरा भी सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। 3rd की बात करें, ब्लड द्वारा गैसों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है,
तो हाँ बिल्कुल सही, ब्लड द्वारा गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। एक चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर अगर बीच में हम डालें, ठीक है, जो कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, ये पांचवा स्टेप होता है। चौथा स्टेप यहाँ नहीं दिया। चौथे स्टेप की हम बात करें तो ब्लड द्वारा टिश्यू के बीच क्या होता है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। ठीक, ये फोर्थ स्टेप है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें तो ये पांचवा जो चौथा स्टेप है ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उसमें हम ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सही विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हमारे जो ब्रीथिंग है इसमें दो स्टेप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक इंस्पायरेशन होता है, ये एक एक्सपायरेशन होता है। यहाँ इंस्पायरेशन की बात हो रही है। इंस्पायरेशन कब हो सकता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, इंस्पायरेशन के लिए। ठीक है, बात करें फेफड़ों का जो दाब है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम हो। ठीक है, ये सही है क्या। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो। तीसरा स्टेटमेंट है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, या फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधा हो। तो हमने पढ़ा था कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, ठीक है, वो कम होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी हम बाहर की एयर को हम अंदर खींच सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो स्टेटमेंट इसका ए, ठीक है, इस पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इंस्पायरेशन के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन कब, इस कहाँ से स्टार्ट होता है। बात करें इंस्पायरेशन तभी स्टार्ट कहाँ से होता है, इंस्पायरेशन जो होता है डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट जो दी हुई है ये बिल्कुल सही है। जो हमारा जो इंस्पायरेशन होता है ये डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अंतःशोषण तभी हो सकता है जब फेफड़ों का दाब, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। अभी हमने बात की थी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सही कथन की पहचान करनी थी। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, बात करें निम्नलिखित में से किस कारण से एटमॉस्फेरिक एयर फेफड़ों के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ हम बात करें एटमॉस्फेरिक एयर कब अंदर आएगी। ठीक है, इंस्पायरेशन की यहाँ बात हो रही है। इंस्पायरेशन में हम बात करें जो फुफ्फुसी आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें वायुमंडलीय दाब में कमी यानी डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वक्षगुहा आयतन में कमी, या फिर चौथा स्टेटमेंट है अंतर फुफ्फुसी दाब में वृद्धि। तो एक चीज़ हमने क्लियर की थी यहाँ पर, जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे, कि जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन कब संभव है, इंस्पायरेशन तभी संभव है, ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं, ठीक है, इनका जो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तब क्या होता है, जो रिब्स और स्ट्रेनम क्या होते हैं ये ऊपर उठ जाते हैं, जिससे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब थोरैसिक चैम्बर में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की कि थोरैसिक चैम्बर में जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था उतना ही वॉल्यूम जो पल्मोनरी वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होगा। तो ये तो बिल्कुल सही, पहली बात तो सही है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम थोरैसिक वॉल्यूम के साथ बढ़ेगा। यहाँ अगली बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब में कमी होगी। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में कमी होगी
तो ये बिल्कुल गलत है। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो घटेगा, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम बाहर की सांस अंदर ले सकते हैं। तो 20 जो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। बात करें थोरेसिक वॉल्यूम क्या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो बिल्कुल गलत है। हमने अभी बात की है थोरेसिक वॉल्यूम जो है बढ़ेगा तभी तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। बात करें इंट्रा जो इंक्रीजिंग पल्मोनरी प्रेशर, अंतर फुफ्फुसी दाब में वृद्धि होती है क्या, ठीक है। तो इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसमें डिक्रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट गलत हैं। सही इसकी स्टेटमेंट केवल एक स्टेटमेंट ही ठीक है इंस्पायरेशन के मुकाबले, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जो विकल्प है इसके, ठीक है, गलत यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें केवल एक स्टेटमेंट ही ठीक है इंस्पायरेशन के हिसाब से बात करें, ठीक है। फेफड़ों के अंदर खींची जाती है, ठीक, बाहर की एयर हम अंदर खींच रहे हैं तो इंस्पायरेशन ही हो रहा ना। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस कारण से फेफड़ों की एयर जो है बाहर छोड़ी जाती है। तो बाहर हम छोड़ सकते हैं, इसका मतलब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं। अब एक्सपायरेशन मेरे भाई कब होगा, एक्सपायरेशन तभी होगा जब इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। इंस्पायरेशन में हमने बात की थी, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन यानी शिथिलन हो रहा है, तभी हम बाहर की एयर को अंदर की एयर बाहर फेंक रहे हैं। एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो डायाफ्राम का यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। डायाफ्राम जो होते हैं, ठीक है, और स्टेनम क्या हो रही हैं, ये नॉर्मल पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पर आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। वहीं हम बात करें जो रिड्यूसिंग इन थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, बिल्कुल घटेगा, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा तो थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो हाँ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा होगा, क्योंकि हम जो है बाहर की एयर जो है, ठीक है, हम अंदर की एयर को बाहर हम आसानी से फेंक सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा, ठीक है। तो इसमें पहला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा जो होगा, इसका दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। डायाफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनका रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन होगा यहाँ पर। तो सही विकल्प इसके कौन से हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट ठीक है, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम घटता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पहला तो इसके हिसाब से सही है। डायाफ्राम का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही, रिलैक्सेशन होता है, ठीक, माफ़ कीजिए, रिलैक्सेशन होता है, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, रिलैक्सेशन होता है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है, दूसरा तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इंस्पायरेशन में होता है कॉन्ट्रैक्शन। बात करें थोरेसिक वॉल्यूम में कमी होती है, बिल्कुल थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा तभी, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी घटेगा। जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो वॉल्यूम के अपोजिट होता है ना, तो प्रेशर तो बढ़ेगा। तो ये वही बात हो रही है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, कौन इसमें आते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बात करें ऑप्शन ए की, बात करें वायु को फेफड़ों के अंदर लाने के लिए फेफड़ों और वायुमंडल के बीच प्रेशर ग्रेडियंट निर्मित किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट निर्मित करना आवश्यक होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट निर्मित कौन करता है, ठीक है। बात करें जो हमारे जो प्रेशर ग्रेडियंट
जो निर्मित करते हैं, ठीक है, हमारे डायाफ्राम। और बात करें जो स्पेशल सेट ऑफ मसल्स होती हैं जो रिब्स के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट निर्मित करने में हेल्प करती हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट तो बनता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और एयर के बीच, जब हम बाहर एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में बाहर की एयर हम अंदर लेने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट सही है। डायाफ्राम, बी स्टेटमेंट की बात करें, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स प्रेशर ग्रेडियंट निर्मित करने में हेल्प करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, वही हमने बात की अभी, ठीक है, बी स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। बात करें अगले स्टेटमेंट सी की बात करें, जो इंटरकोस्टल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, रिब्स और स्टेनम को ऊपर उठाता है, जिससे कि वक्ष गुहा के आयतन में, यानी कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इंटरकोस्टल मसल्स एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, यहाँ एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ये मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का, आप देख लेना, इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म है पूरा, मैंने पढ़ाया हुआ है। ये इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये गलत है, ठीक है। बात करें जो थोरेसिक वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें इंक्रीजन होता है, थोरेसिक वॉल्यूम के में इंक्रीजन होने पर जो फुफ्फुसी आयतन में कमी आती है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा नहीं, जितना थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी भी इसकी गलत हुई, ठीक है। स्टेटमेंट ई की बात करें, औसतन एक हेल्दी पर्सन 12 से 16 बार ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, पर मिनट, बिल्कुल ठीक है, 12 से 16 बार ही ब्रीथ करता है, ठीक है। श्वसन गतिविधियों में इन्वॉल्व्ड जो एयर का वॉल्यूम होता है, इसको हम क्या थर्मामीटर से नापते हैं, बिल्कुल नहीं, स्पायरोमीटर से नापते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सी सही स्टेटमेंट हैं, ठीक है, बात करें जो स्टेटमेंट इसमें सही हैं, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है, दो स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी गलत है, चौथी स्टेटमेंट भी गलत है, पांचवी स्टेटमेंट सही है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ सत्य कथन की पहचान करनी है, कितनी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करनी है, ठीक है। बात करें इंस्पायरेशन, ऑप्शन ए, ठीक है, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पायरेशन में। निश्वसन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन होता है, तो यहाँ रिलैक्सेशन लिखा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का नहीं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स का जो होता है रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट बी को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बात करें स्टेटमेंट सी, ठीक है, इंस्पायरेशन में जो क्या होता है, थोरेसिक साइज बढ़ता है, ठीक है, आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वृद्धि तो होती है, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम तो बढ़ता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, थोरेसिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, एक्सपायरेशन में थोरेसिक साइज डिक्रीज होता है, तो बिल्कुल डिक्रीज होता है, ठीक है, ये भी सही है। जो इंस्पायरेशन होता है इसमें क्या डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। वहीं बात करें एक्सपायरेशन में डायाफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो एक ही इसमें स्टेटमेंट गलत हो सकती है, वो है स्टेटमेंट बी, ठीक है, जिसको हमने रोक के रखा था। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का संकुचन होता है, संकुचन नहीं होता है, यहाँ रिलैक्सेशन इंग्लिश में ठीक लिखा है, जो शिथिलन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, शिथिलन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात नहीं हो रही, इंटरकोस्टल मसल्स की बात होती है एक्सपायरेशन में, इस चीज को याद रखना, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा, ठीक है। 24 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ह्यूमंस अपनी
अतिरिक्त फेफड़ों की पेशियों की सहायता से, जो एडिशनल मसल्स होती हैं इसकी सहायता से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्षमता को क्या घटा बढ़ा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, कर सकता है ऐसा। ठीक है, श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु की आयतन का आकलन स्पायरोमीटर से करते हैं। तो दोनों ही कथन सही, कथन ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है कि ठीक है, ज्वारीय आयतन, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दी है, ठीक है, इसकी बात करें, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की हमने बात की थी। टाइडल वॉल्यूम होता क्या, पहली बात करें, टाइडल वॉल्यूम जो है ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय पर ब्रीथ जितनी हम सांस अंदर ले पा रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, पर ब्रीथ की बात होती है, वही टाइडल वॉल्यूम होता है। इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 500 से 550 ml के बीच होती है। ठीक है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ मिलाना है। ठीक है, ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, यही सही जाएगा। बात करें जो IRV है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या है, इसकी बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, एयर की वह अतिरिक्त एडिशनल वॉल्यूम होती है जो एक व्यक्ति क्या करता है, बलपूर्वक जो है इंस्पायर कर सकता है। नॉर्मल जितना करता है उसके बाद यदि फोर्स लगा के इंस्पायर करे, वही IRV होती है। इसकी वैल्यू की बात करें, IRV जो होती है ये 2500 से 3000 होती है। ठीक है, तो थर्ड होगा। ठीक है, बी का थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, वही बात करें ERV, ERV क्या होता है, नॉर्मल जब हम, ठीक है, एयर का जो एडिशनल वॉल्यूम होता है जो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है। नॉर्मल जितनी हम एक्सपायरेशन करते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं, यदि हम फोर्स लगा के फेंकें तो जितना भी एडिशनल वॉल्यूम हम बाहर फेंक पा रहे हैं वही होता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू की बात करें 1000 से 1100 ml होती है। तो इसका सही सेकंड ऑप्शन जाएगा सी का। ठीक है, वहीं RV की बात करें यानी कि रेजिडियल वॉल्यूम जो होती है, रेजिडियल वॉल्यूम क्या है, एयर का वह वॉल्यूम जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद ही, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, हम फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकें, उसके बाद भी फेफड़े में जितनी एयर का वॉल्यूम, जितनी मात्रा फेफड़े में शेष रह जाए, रिमेन रह जाए, वही रेजिडियल वॉल्यूम होती है। ठीक है, रेजिडियल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 1100 ml से 1200 ml होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभी हम वॉल्यूम की हमने बात की, अब यहाँ पर जो कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ हैं, इनकी हम बात कर लें। बात करें अंतः श्वसन क्षमता। ठीक, अंतः श्वसन क्षमता यानी IC की बात कर रहे हैं। ठीक, अंतः श्वसन क्षमता क्या है, अंतः श्वसन क्षमता जो होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि सामान्य एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल हम जितनी सांस बाहर फेंक रहे हैं इसके उपरांत क्या है, ठीक है, एयर का कुल आयतन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम जितना इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जितना एक्सपायर करें उसके बाद जितना हम नॉर्मली हम जितनी सांस अंदर खींच सकते हैं वही क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के सम के बराबर होती है। ठीक है, इन दोनों का सम, तो इसका फर्स्ट चला जाएगा। निःश्वसन क्षमता क्या है, अभी हमने बात की है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ के। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज जितना हम सांस अंदर खींच पा रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी, ठीक, नॉर्मल इंस्पायरेशन हम करें उसके बाद जो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जितना हम बाहर फेंक सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, वही जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है ये क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम और इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होती है। ठीक है, तो पहले का फर्स्ट के साथ, ए का फर्स्ट के साथ मिलेगा, बी का भी सेकंड के साथ मिलेगा। FRC की बात करें, जो फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम होता है, फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम क्या है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि नॉर्मल हम जब सांस हम अंदर
की सांस हम बाहर फेंक रहे हैं, नॉर्मली जितनी फेंक पा रहे हैं, इसके उपरांत ठीक है एयर का टोटल वॉल्यूम जो फेफड़ों में शेष रह जाए, ठीक है, फोर्सफुली यहाँ बात नहीं हुई, नॉर्मल जितना हम सांस फेंक रहे हैं उसके बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाए, यही होती है फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम। इसकी बात करें तो ये रेजिडियल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम के बराबर होती है, तो इसका भी थर्ड के साथ मिलान हो जाएगा, सी का थर्ड विकल्प, ठीक है। यहीं वहीं वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, एयर का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, अंदर खींच सकता है, इसमें टाइडल वॉल्यूम सम्मिलित होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों का सम होती है, तो टी टाइडल वॉल्यूम इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है, सब आमने सामने मिल रहे हैं, ठीक है। फेफड़ों की कुल क्षमता क्या होती है, जितनी जो फेफड़ों की कुल क्षमता क्या होती है कि बलपूर्वक अंतः श्वसन हम करें, ठीक है, बलपूर्वक फोर्सफुली हम इंस्पायर करें, उसके बाद फेफड़ों में जितनी मात्रा एयर की वॉल्यूम एकोमोडेट हो पाए, ठीक है, समायोजित हो पाए, वही क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है, ठीक है, बात माफ करें टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है, ये वाइटल कैपेसिटीज़ और ठीक है रेजिडियल वॉल्यूम का सम के बराबर होती है। कहीं कहीं क्या लिखा होता है, टाइडल वॉल्यूम भी हो जाएगा, ठीक है, रेजिडियल वॉल्यूम, ठीक है, और आईआरवी और ईआरवी, क्योंकि होता क्या है कि टीवी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसके बराबर होती हैं, वाइटल कैपेसिटी के, तो हम वाइटल कैपेसिटी और रेजिडियल वॉल्यूम का भी सम बोल सकते हैं इसको, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, सभी आमने सामने मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारी जो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 में क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, हमने हालांकि बता दी है डेफिनेशन, ठीक है, जो वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, वाइटल कैपेसिटी यानी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ऑप्शन ए की बात करें, सत्य कथन पहचान करना है, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, के उपरांत एयर का वह वॉल्यूम, ठीक है, जो फेफड़ों में शेष रह जाए, ठीक है, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी यहाँ ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो ही नहीं रही, ठीक है, यहाँ फोर्सफुली एक्सपायरेशन की बात होती है वाइटल कैपेसिटी में, हम बलपूर्वक जितनी सांस हम बाहर फेंकते हैं, ठीक है, बलपूर्वक जो होती है सांस अंदर खींचते हैं, ठीक है, उसके बाद एयर का वॉल्यूम जो भी फेफड़ों में शेष रहे, निःश्वसन यानी कि बाहर फेंकते हैं, माफ कीजिएगा, हम बलपूर्वक, सामान्य निःश्वसन की बात नहीं होगी यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी में, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो भी एयर का वॉल्यूम फेफड़ों में शेष रह जाए वो वाइटल कैपेसिटी होता है, ना कि नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात होगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं होता, ठीक है, एक्सपायरेशन नहीं होता है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन होता है वाइटल कैपेसिटी में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें, ठीक है, यहाँ क्या होगा, बलपूर्वक निःश्वसन यानी आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन के बाद एयर का वह वॉल्यूम, अधिकतम वॉल्यूम, ठीक है, जो एक व्यक्ति क्या करता है, अंतः श्वसित कर सकता है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बलपूर्वक निःश्वसन के बाद बात हो रही, बलपूर्वक निःश्वसन नहीं होता है, ठीक है, सामान्य निःश्वसन के बाद, ठीक है, एयर का अधिकतम वॉल्यूम जो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इंस्पायर्ड कर सकता है, वही फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम कहलाती है। तो यहाँ फोर्सफुली बात हो रही है, ये भी गलत है, ठीक है, यहाँ नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें, जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, एयर का वह वॉल्यूम, ठीक है, जो बलपूर्वक निःश्वसन यानी बलपूर्वक हम बाहर फेंक रहे हैं उसके बाद, ठीक है, फेफड़ों में जो फेफड़ों में एयर की वॉल्यूम जो है शेष रह जाए वो रेजिडियल वॉल्यूम होती है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये इसका सही विकल्प होगा, ठीक है, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
ऑप्शन सी की बात करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। स्वस्थ मनुष्य लगभग 500 से 550 ml पर मिनट की दर से अंतः श्वसन निःश्वसन कर सकता है। ये पर ब्रीथ होता है, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, पर ब्रीथ जब होता है तब इसका वॉल्यूम 500 से 550 होता है। पर मिनट की बात होगी तो हम 12 से 16 बार हम ब्रीथ करते हैं, सो ठीक है, 12 बार करेंगे तो 6000 आएगा, ठीक है, वॉल्यूम इसका, ठीक है, 16 बार करेंगे तो 8000 आएगा, तो 6000 से 8000 यहाँ होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बात करें जो फेफड़ों की टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात होगी, फेफड़ों की कुल क्षमता बलपूर्वक अंतः श्वसन, ठीक है, के बाद फेफड़ों में समायोजित एकोमोडेट जो वायु का कुल आयतन, ठीक है, फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सामान्य निःश्वसन के बाद नहीं, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद नहीं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेंगे तभी तो सांस अंदर आएगी, तभी वो एकोमोडेट हो पाएगी हमारे लंग्स में, तभी तो हम उसकी कैपेसिटी जानेंगे कि कितनी एयर ऑफ वॉल्यूम हमारे लंग्स में आ सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, स्टेटमेंट इसकी सी स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है, जो रेजिडियल वॉल्यूम के बारे में लिखी हुई है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे हम बात करें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस 28 हमारा क्वेश्चन है। गैसों के एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट्स कौन होते हैं? गैसों के एक्सचेंज के लिए जो प्राइमरी साइट्स होती हैं, ऑप्शन ए फेरिंग्स होती हैं, या फिर ऑप्शन बी लेरिंग्स, या फिर एपिग्लोटिस, या फिर एल्वेलाई। तो सभी को लगभग पता होना चाहिए कि एल्वेलाई होती हैं, ठीक है, गैसों के एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट्स होती हैं एल्वेलाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें, 29 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन एक जो है, पहला स्टेटमेंट है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच होता है, ठीक है। कथन फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच होता है। जो गैसों का एक्सचेंज होता है ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, तो बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ऊपर तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट गलत है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, तो ऑप्शन इसका कथन एक ही ठीक है, दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। तो कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए सही चला जाएगा, कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड जो है ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर दिए हुए, ऑप्शन ए जो फैक्टर है, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑप्शन डी टेम्परेचर, या फिर ऑल ऑफ दी, तो ये सभी होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका सही विकल्प चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, गैसों के मिक्सचर में किसी विशेष गैस यानी इंडिविजुअल गैस, किसी एक इंडिविजुअल गैस की जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है किसी विशेष गैस की, उसको हम कहते क्या हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, उसको हम क्या कहते हैं, क्या एक्चुअल प्रेशर कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रेशर तो नहीं कहते हैं। क्या हम रेजिडियल प्रेशर कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्या टोटल प्रेशर कहते हैं? इसको भी नहीं कहते, टोटल प्रेशर नहीं कहते। क्या हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम पार्शियल प्रेशर ही कहते हैं। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये तीनों के ऊपर के तीनों गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, सांद्रता प्रवणता का क्रम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो क्रम होता है, हायरार्की होती है, ठीक है, ये एल्वेलाई से ब्लड, बात करें टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई में होती है क्या, ठीक है, टिश्यू से ब्लड, ठीक है, और ब्लड से एल्वेलाई में होती है, तो ये गलत है, ठीक है, ये टिश्यू से ब्लड में नहीं होती है ऑक्सीजन के लिए, ये एल्वेलाई से ब्लड में होती, फिर टिश्यू में होती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो लिखा है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू में लिखा है, ये दोनों के अपोजिट स्टेटमेंट लिखी हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू में होता है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है कि गंदा रक्त बहता है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए क्या होगा,
ये होगा एल्वेलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू में होगा। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टिश्यू से ब्लड, फिर ब्लड से एल्वेलाई में होगा। तो पहला स्टेटमेंट इसकी गलत है, ठीक है, पहली तो गलत हुई, दूसरी भी गलत हो गई स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात करें ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, जो सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता से सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या 20 to 25 हाइजर होती है, ठीक है, हायर होती है? नहीं, ये दोनों अपोजिट लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता जो होती है ये ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। ये भी स्टेटमेंट गलत हुई, ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत हुआ, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत, तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ गलत हुआ। बात करें हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इनको कौन कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, ये सिस्टेमिक वेंस, क्या सिस्टेमिक वेंस के द्वारा क्या कैरी होती हैं? तो बिल्कुल गलत है। ऑक्सीकृत जो हमारा रक्त होता है, अच्छा रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये सिस्टेमिक आर्टरीज करती हैं, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत, ये स्टेटमेंट ये भी गलत है, ठीक है। वहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेंस के द्वारा जो होता कैरी होती हैं, यहाँ आर्टरीज लिखी हैं, तो सभी के सभी गलत हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी बात करें कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही चला जाएगा। असत्य कथन की संख्या, माफ कीजिए, असत्य कथन की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है, तो असत्य कथन जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, कितने दिए हैं? 5 स्टेटमेंट, यहाँ ऑप्शन 5 है नहीं, ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट, पाँच के पाँचों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बात करें अनाक्सीकृत यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब की मात्रा। बात करें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ये टिश्यू के बराबर ही होता है, याद रखना, टिश्यू में यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg होता है। वहीं PCO2 जो होता है ये 45 mmHg होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इतना ही टिश्यू में भी होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितना होता है, ठीक है। O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, जितने टिश्यू में होंगे उतने ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी होंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आगे हम बात करें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं इनकी मात्रा जो होती है एटमॉस्फेरिक एयर से के आंशिक दाब से की तुलना के संबंध में सही विकल्प की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात हो रही, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की मात्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आंशिक दाब के संबंध में सही बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? PO2, ठीक है, 95 होता है। बात करें 95 PO2 कहाँ होता है, ठीक है, PO2 जो है ये 95 होता है, कहाँ पर? ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कहाँ होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त में होता है। वहीं बात करें हम जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, PCO2 जो होता है ये कितना होता है, ठीक है, PO2 कितना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? PO2 जो होगा, ठीक है, ये 95 होगा, mmHg के होगा, ठीक है, mmHg, ठीक है। वहीं PCO2 कितना होगा? ये 40 mmHg होगा, ठीक है, 40 mmHg होगा, ठीक है, mmHg, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, ठीक है, 40 mmHg होता है, किस में बात हो रही? ये डी, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें यहाँ पर, तो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? जो PO2 होगा, PO2 की वैल्यू कितनी होती है एटमॉस्फेयर में? 159 होती है, ठीक है, mmHg के 159 mmHg होता है, ठीक है,
Hg के बराबर होता है। वहीं PCO2 जो होता है, ठीक है, PCO2 ये 0.3 mmHg होता है, ठीक है। कितना होता है? 0.3 mmHg। तो PCO2 तो ज़्यादा है किसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, लेकिन ये क्या है? PO2 कम है, ठीक है। तो PO2 जो है ये लेस होता है, ठीक है, किसकी कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। किसकी बात हो रही? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो PO2 जो होगा ये क्या होगा? ये तो लेस होगा, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ 95 है, वहाँ 159 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? PO2 लेस होगा, लेकिन PCO2 जो होगा वो हाइजर होगा, ठीक है। आगे हम बात करें एल्वेलियर कैपिलरीज की बात करें। एल्वेलियर कैपिलरीज की जो विसरण झिल्लिका है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की कितनी परतें होती हैं? तो 3 परतें होती हैं, हमने बात की है, ठीक। कौन कौन सी 3 परतें होती हैं? ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही विकल्प होगा। 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? बात करें पहली कौन सी होती है? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, या फिर उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम भी कह देते हैं। दूसरी कौन सी होती है? ठीक है, एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलियर कैपिलरीज, ठीक है। वहीं थर्ड जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 3 ये परतें होती हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 में जो असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लिए सभी कारक, जो ऑक्सीजन के सभी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल कंडीशन में कब होते हैं? ये एल्वेलाई से टिश्यू में क्या, ठीक है, ऑक्सीजन के सभी कारक एल्वेलाई से टिश्यू में होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एल्वेलाई से टिश्यू में ही चलते हैं, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू में जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसके डिफ्यूजन के लिए जो फेवरेबल होते हैं ये टिश्यू से एल्वेलाई में, हाँ बिल्कुल, टिश्यू से एल्वेलाई ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड से एल्वेलाई में। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है। वहीं विसरण झिल्लिका की कुल मोटाई जो होती है, थिकनेस, जो टोटल थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बहुत कम होती है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रति इकाई आंशिक दाब की जो विसरित होने वाली जो CO2 की मात्रा जो है O2 की मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो असत्य कथन की पहचान करनी थी, तो इसमें कोई भी असत्य कथन जो है नहीं, ठीक है, कोई भी असत्य कथन नहीं है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका सही विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, गैसों के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात होगी। मनुष्य में जो RBCs होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनके बारे में, ठीक है, बात करें। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये ऑक्सीजन का 80% ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो 80% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं, ये 97% O2 जो है इसका ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। शेष जो 3% O2 है ये क्या होता है? ये प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होता है, ना कि 20%, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। जो RBC होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करती, नहीं बिल्कुल करती हैं। कितने परसेंट? बात करें 20 से 25% जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुई, ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, RBCs में एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होती है ये लोवेस्ट होती है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाइयर होती है, ठीक है। माइन्यूट कहाँ पर होती है? प्लाज्मा में होती है, ठीक है। ये जो RBC होती हैं ये 20 से 25% CO2 का परिवहन करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सही स्टेटमेंट आई है कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। शेष जो होता है, ठीक है, 70% जो कार्बोनेट होता, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी होता है, ठीक है। शेष 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर
38 की बात करें, रक्त में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है, यानी कि क्या होता है, कैरीड होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अभी हमने बात की इसकी। कथन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। कथन सेकंड की बात करें, शेष 30% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में होता है। नहीं, जो 20 से 25% तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसीज कैरी करती हैं, ठीक है। वहीं जो 7% बचा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 7% जो होता है ये प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होता है। तो कथन सेकंड बिल्कुल गलत है। तो कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेटमेंट की बात करें, अगली जो हमारी टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, असत्य कथन की पहचान करनी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसीज में स्थित रेड कलर्ड का पिगमेंट होता है, आयरन पिगमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट है ये, ठीक है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में बंधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन करता है, ठीक है। हाँ, ये रिवर्सिबल मैनर में बनता है, बिल्कुल ठीक है, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बंधना प्राइमरी तौर पर O2 की आंशिक दाब से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, O2 की आंशिक दाब से ही संबंधित है, ठीक है, अफेक्ट नहीं करता, इससे संबंधित होता है, बिल्कुल ठीक है। बात करें, हीमोग्लोबिन अधिकतम 3 ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। नहीं, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ये कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका ये गलत है, ठीक है, सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 का आंशिक दाब होगा यहाँ पर, ठीक है, PO2 O2 का आंशिक दाब नहीं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सुधार करना, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ होगा CO2, ठीक है, PCO2 की बात हो रही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वहीं बात करें टेम्परेचर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो बाइंडिंग होता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, इसको ये अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं। सभी के सभी सही हैं, ठीक, ऑप्शन डी सही है इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से परसेंटेज सैचुरेशन जो होती है, इसको PO2 के सापेक्ष यदि हम प्लॉटेड करें, आलेखित करें, तो हमें कौन सा कर्व प्राप्त होगा। ऑप्शन ए, क्या हमें पारलौकिक कर्व प्राप्त होगा, यानी ट्रांससेंडेंटल जो कर्व होगा वो प्राप्त होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी कहीं इसका जिक्र नहीं करती है, ठीक है। क्या हमें बेल कर्व प्राप्त होगा, गौसीय कर्व होगा प्राप्त, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं बात नहीं हुई। क्या हमें सिग्मोइड कर्व प्राप्त होगा, हाँ इसी की बात हुई है, ना कि एलजेब्रिक कर्व, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा, सिग्मोइड कर्व, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें, जो सिग्मोइड कर्व को अन्य दूसरा नाम क्या एनसीईआरटी कह रही है, तो इसको हम क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, या फिर हम हाइड्रोजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के परिवहन के संबंध में जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है, ठीक है। बात करें यहां पर, ठीक है, हीमो जो एल्वेलाई में क्या होता है, ठीक है, एल्वेलाई में क्या होगा, एल्वेलाई में जो है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होगा क्योंकि एल्वेलाई में, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हाई पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेंगे, ठीक है। जब एल्वेलाई में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ठीक है, उसके साथ लो सब कुछ लो होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, तो यहाँ हाइजर टेम्परेचर आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हाई PO2 होगा, लो CO2 होगा, उसके बाद ठीक है सब कुछ लो होगा, ठीक है। हाई PO2 होता है, ठीक है, उसके बाद सब कुछ लो होता है,
ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। इसमें हाई PO2, ठीक है। उसके बाद यहाँ लो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आप थोड़ा गलत हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एल्वलाई में, ठीक है, एल्वलाई में क्या होता है, हाई PO2 होता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की बात हो रही है, हाई PO2 होगा, लो PCO2 होगा, ठीक है, लो PCO2 होगा, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और लोअर टेम्परेचर होगा, तभी जाकर के क्या होंगे, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के फैक्टर सभी जो होंगे फेवरेबल कंडीशन में होंगे। हाई PO2 तो होगा, ठीक है, हाई PO2 ठीक है। उसके बाद सब कुछ लो होगा, ये तीनों के तीनों लो होने चाहिए, ठीक है। इसमें कहीं नहीं है, कोई विकल्प नहीं, ठीक है। तो विकल्प में सुधार की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। आगे हम बात करें, सत्य विकल्प की पहचान कीजिए। पहला विकल्प जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की से एल्वलाई की सतह पर बनता है और टिश्यू में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो लंग सरफेस पर बनता है ये, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिख रही है, एल्वलाई में ना लिख करके लंग सरफेस पर बनता है, ठीक है, लंग सरफेस पर बनता है। और कहाँ डिसोसिएट होता है, टिश्यू में, बिल्कुल ठीक है, टिश्यू में तो डिसोसिएट होता है, ठीक है। एल्वलाई की सतह पर नहीं बनता है, ठीक है। लंग्स में हम जोड़ सकते हैं उससे बात, ठीक है, लंग सरफेस से बात मान सकते हैं, क्योंकि हम लंग सरफेस से होता है तो एल्वलाई, ठीक है, एल्वलाई ठीक है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट मान सकते हैं, ठीक है। लंग सरफेस से बनता है, एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। कहाँ टिश्यू में डिसोसिएट होते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन रक्त जो होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है, ठीक है, ये अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टिश्यू को लगभग 20 से 25% ऑक्सीजन देता है। तो बिल्कुल गलत है, कितने % ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है, टिश्यू को वैसे नहीं देता है ये, ठीक है, हाँ टिश्यू को ही देता है, ठीक है, टिश्यू की बात हो रही है, हाँ टिश्यू को देता है लगभग, लेकिन 20 से 25% नहीं देता है, ये लगभग 5% देता है, जो एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। तो जो इसका कथन ए ही इसका हम मान सकते हैं, कथन एक सत्य है, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें, एल्वलाई की सतह पर नहीं बनती है, ये लंग सरफेस की सतह पर बनती है, ठीक है। उस हिसाब से दोनों ही कथन गलत होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लंग सरफेस ठीक अलग बात है, एल्वलाई की सरफेस की बात अलग है, ठीक है। तो दोनों ही कथन हमारे हिसाब से गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। बात करें ऑक्सीजन के परिवहन के संबंध में, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। टिश्यू की बात करें, टिश्यू में जो होता है, अभी हमने बात की थी, टिश्यू में जो होगा, एल्वलाई की बात की थी, एल्वलाई में जो होता है हाई PO2 होता है, ठीक है, हाई PO2 होगा, उसके बाद सब कुछ लो होगा, तभी ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन जुड़ करके, ठीक है। अब यहाँ डिसोसिएशन की बात होगी, टिश्यू में डिसोसिएशन होता है, ठीक है, एल्वलाई में बंधते हैं आपस में, टिश्यू में जब डिसोसिएट होंगे कब, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन कब होगी, जब लो PO2 होगा, ठीक है, लो PO2 होगा, उसके बाद हाई सब कुछ होगा, लो PO2 के साथ सब कुछ हाई होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा 20 से 25% किस रूप में कैरी की जाती है। तो ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, 47 की बात करें, असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड की बंधनीयता जो होती है हीमोग्लोबिन से, वो PCO2 के द्वारा संबंधित है। हाँ बिल्कुल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित होती है, सही है, ठीक है। असत्य कथन की पहचान करनी हमें, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड व हीमोग्लोबिन के जो बाइंडिंग है, इसको अफेक्ट करने वाला मेजर फैक्टर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। टिश्यू में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग होता है, नहीं बाइंडिंग नहीं होता है, टिश्यू में क्या होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग नहीं होते, ये डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कूपिका में क्या होता है, एल्वलाई में कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होता है, ठीक है, एल्वलाई में, ठीक है। वियोजन होता है, बाइंड, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो इसमें
गलत विकल्प की बात है, ये दोनों अपोजिट लिखे हैं। एल्वेलाई में क्या होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन से बनता है, तब क्या होता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और वहीं बात करें डिसोसिएशन कहाँ होता है, ये टिश्यू में होता है। तो ऑप्शन सी और डी ये गलत है, ठीक है, दोनों ही अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, टिश्यू में हाई PO2 होता है, ठीक है, हाई PO2, लो PCO2। इस अवस्था में कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो होते हैं इनका निर्माण होता है, ठीक है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। टिश्यू में क्या होते हैं, हाई PO2 होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। टिश्यू में क्या होगे, टिश्यू में जो होते हैं लो PO2 होता है, ठीक है, उसके बाद हाई PCO2 होता है वहाँ, ये गलत बात है यहाँ लिखी है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एल्वेलाई में हाई PO2 होती है, लो PO2 नहीं होता है। यहाँ हाई PO2 लो PCO2 होता है। इस अवस्था में क्या होता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ बंधते हैं एल्वेलाई में, ठीक है। डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यू में होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, आरबीसी की बात हो रही है। आरबीसी में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इसकी जो कंसंट्रेशन है सबसे अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है, सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, सही विकल्प है। प्लाज्मा में ये माइन्यूट होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, टिश्यू की बात करें, टिश्यू में जो कैटाबोलिक के कारण क्या होती है, PO2 हाई होने से, उच्च PO2 होने से CO2 जो होती है आरबीसी और प्लाज्मा में डिफ्यूज होती है, ठीक है। कहाँ पर, टिश्यू की बात हो रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर लिखी है, टिश्यू में ये चीज़ होती है, ठीक है। टिश्यूज में हाई PCO2 होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि CO2 जो होता है ब्लड और आरबीसी या फिर और प्लाज्मा में क्या होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तब ये कार्बोनेट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, एल्वेलाई में PCO2 निम्न PCO2 होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और H2O यानी जल का निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तभी तो रिवर्सिबल मैनर में क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन में ये रिएक्शन होती है। कहाँ पर, एल्वेलाई में जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या होता है, रिवर्सिबल मैनर में ये रिएक्शन करता है, कहाँ पर, एल्वेलाई में, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और जल बनते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, ऑक्सीजन जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ट्रैप्ड होता है और एल्वेलाई तक ट्रांसपोर्टेड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर की तरफ मुक्त होता है, रिलीज होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, इसमें असत्य कथन की पहचान करनी होगी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की 5 ml मात्रा को मुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ 5 ml मात्रा मुक्त नहीं करता है, लगभग ये जो कितनी मात्रा, 5 ml मात्रा जो है ये मुक्त करता है, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पर असत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों ही कथन सत्य हैं, असत्य कथन की पहचान करनी थी, ठीक है। जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन का नियमन जो है, ठीक है, श्वसन के नियमन की बात करें, जो मानव में जो श्वसन का नियमन है, रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूरल सिस्टम। तो बिल्कुल ठीक है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा ही होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। 52 की बात करें, ह्यूमंस में जो श्वसन के नियमन के लिए यानी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मस्तिष्क के यानी ब्रेन्स के किस भाग में स्थित होता है,
तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये मेंडुला क्षेत्र में होता है, ठीक है, मेंडुला रीजन में होता है। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प होगा, मेंडुला रीजन में होगा, ना कि पोन्स रीजन में, ना कि थैलेमस रीजन में या फिर हाइपोथैलेमस, इसमें कोई नहीं होगा, केवल और केवल मेंडुला रीजन में ही होगा, ठीक है। बात करें जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ब्रेन के किस भाग में होता है, तो ये पोन्स रीजन में होता है, ठीक है। ये चीज़ एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई है, थैलेमस रीजन से कोई मतलब नहीं, हाइपोथैलेमस से यहाँ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मेंडुला रीजन में जो होता है ये क्या होता है, अभी हमने बात की है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है, ये मेंडुला रीजन में होता है। वहीं न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है ये पोन्स रीजन में होता है हमारे ब्रेन के, ठीक है। 54 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका संकेत जो होते हैं, न्यूरल सिग्नल जो होते हैं, इंस्पायरेशन की जो अवधि है इसको रिड्यूस कर सकते हैं जिससे रेस्पिरेटरी रेट घट सकती है। ऑप्शन ए क्या न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, या ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, या फिर ऑप्शन सी एपनेस्टिक सेंटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बात करें जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। न्यूरल सिग्नल भी जो है तंत्रिका संकेत जो हैं, ठीक है, द्वारा क्या करते हैं, इंस्पिरेशन की जो अवधि है इसको कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। अगर यदि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पर हमसे गलती से कुछ मिस्टेक हो रही तो आप कमेंट में इस चीज़ का हमें जो है बता सकते हैं, ठीक है, वहाँ हम करेक्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी में थोड़ा यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ा मिस्टेक हो भी सकती हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है यानी श्वसन लय केंद्र होता है, इसमें एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है। तो बात करें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ना ये ऑक्सीजन के लिए होता है ना हाइड्रोजन आयंस के लिए होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस के लिए भी नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस के लिए नहीं होता है, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइनें लिखी हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से ही सब क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं। आप देख सकते होंगे कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को निचोड़ के रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, माफ कीजिएगा 56 की बात करें, जो आर्टरी और वेंस से जो एसोसिएट रिसेप्टर्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है इसका चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। उसकी जो रेमेडियल एक्शन लेने के लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को क्या कर सकते हैं, जो नेसेसरी सिग्नल्स हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही जो इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट जो लिखी है, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम है यानी श्वसन लय के नियमन में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका जो होती है क्विट इनसिग्निफिकेंट होती है, नहीं, ऑक्सीजन की भूमिका होती है, क्विट इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वहीन ऑक्सीजन की भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, सही स्टेटमेंट ए ठीक है। ऑप्शन बी जो इस दूसरी स्टेटमेंट ये गलत है, ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर श्वसन तंत्र के कुछ विकार हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एम्फाइसीमा। ए नंबर की बात करें, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। एम्फाइसीमा की बात करें, एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में हम बात करें मेरे भाई, एम्फाइसीमा में जो एल्वेलियर वॉल होती है ये डैमेज्ड हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एल्वेलियर वॉल डैमेज होगी तो उसका जो सरफेस है, ठीक है, वॉल की जो सरफेस होगी वो क्या होगी, वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है, सरफेस एरिया घट जाएगा जिससे हम सांस अंदर हम ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, हमने बात की थी इसकी, ठीक है। तो ए का फर्स्ट, ठीक है, एल्वेलियर वॉल इसमें डैमेज्ड हो जाती है। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा जो है इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, ठीक है। हाइपरकेनिया एनसीईआरटी में ना दिया है, ठीक है, एनोक्सिया ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो दो चीज़ें यदि हम मिला लें यहाँ पर, ठीक है, एम्फाइसीमा की बात करें, ठीक है, एम्फाइसीमा जो फर्स्ट के साथ मिलेगा, ए का फर्स्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट मिलेगा, बी की बात करें, बी का फोर्थ
केवल ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प जाएगा, ठीक है। हाइपरकेनिया की बात करें, ऑप्शन सी जो है, ठीक है, हाइपरकेनिया जाएगा थर्ड के साथ। इसमें टिश्यू में O2 सप्लाई बंद होती है, ठीक है। और एनोक्सिया की बात करें, एनोक्सिया जो जाएगा, ठीक है, सेकंड के साथ, ठीक है। हाइपरकेनिया जो जाएगा ये सेकंड के साथ जाएगा, ठीक है। हाइपरकेनिया में क्या होता है, ब्लड में CO2 की सांद्रता में कमी आती है। वहीं एनोक्सिया की बात करें तो टिश्यू में O2 की सप्लाई बंद होती है, ठीक है। हालांकि ये दोनों ही एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, हम एम्फाइसीमा की बात करेंगे और अस्थमा से ही इस चीज़ को मिलान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है। बात करें जो श्वसन तंत्र का जो विकार होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें बात करें जिसमें फेफड़ों की जो लंग सरफेस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, विनिमय सतह जो होती है ये घट जाती है। किसमें घटती है, अभी हमने बात की एम्फाइसीमा में, ठीक है। तो एम्फाइसीमा इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, ये निम्नलिखित में से कौन से रोग जो हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं इसमें, ठीक है। तो न्यूमोकोनियोसिस जो होती है ये भी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, ठीक है। सिलिकोसिस भी होती है, ठीक है। बाइसिनियोसिस भी होती है, एस्बेस्टोसिस भी होती हैं, ठीक है। अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऊपर के चारों होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कहाँ मिलेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, ऑप्शंस में, इसको थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। वहीं हम बात करें ब्लैक लंग डिजीज़ जो है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है हालांकि। ब्लैक लंग डिजीज़ किसको हम कहते हैं, ठीक है, निम्कोनियोसिस को हम ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। जो कोल खाने होती है वहाँ जो काम करते हैं, ठीक है, उनमें जो ये न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, ब्लैक लंग डिजीज़ जिसको कहते हैं, ठीक है। वहीं ब्राउन लंग डिजीज़ हम किसको कहते हैं, बाइसिनियोसिस को हम ब्राउन लंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये कुछ 61 क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। आप बताना कमेंट करके कि हमने एनसीईआरटी की कोई लाइन मिस तो नहीं की, ठीक है। सारी लाइनें हमने एनसीईआरटी की कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप आसानी से इन क्वेश्चन को बार बार, आप एनसीईआरटी को, जो मैंने एनसीईआरटी डिकोड वाली जो वीडियो डाली है, ठीक, हैंड रिटन नोट्स में के फॉर्म में, वो पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। इसी के थ्रू आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जितने भी चैप्टर हैं बाकी जो बच्चे हैं एनसीईआरटी के, सारे इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि शॉर्टकट से हम इतनी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे। फुल स्कोर हमारा जो टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट हमारा है यदि, ठीक है, तो हमें इस तरीके की मेहनत भी करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें मेहनत भी इसी तरीके की होनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। बाद में अभी हम चैप्टर वाइज टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद जहां हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, ठीक है, हम यूनिट पूरी कंप्लीट जो बात करें, जो हमारी जूलॉजी और बॉटनी, इसके टेस्ट कंप्लीट टेस्ट हम लगाएंगे, ठीक है, इन्हीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। लेकिन अभी चैप्टर वाइज हमें लगाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट वाइज शायद हम ना कर पाएँ, ठीक है, हमें उतनी ज़रूरत भी नहीं यूनिट वाइज, हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद ओवरऑल जो फुल सिलेबस है बायोलॉजी का, उस पर हमें क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन नहीं जानी है, ठीक है। इतना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सारे कुछ जो चैप्टर हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई, ठीक है, लगा कि हाँ थोड़ा आपने मेहनत किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, क्योंकि नया भी चैनल है, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। आप यदि आप समझ रहे हैं तो आप थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप समझदार हैं, लगातार आपके साथ बना रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।